एडियाबैटिक 4 प्रोसेस से होती है, 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक। ठीक है, चलो पहले तो सारी चीजें बताओ। नेट क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो अपन हीट दिए वो या तो वर्क डन में चली जाएगी या पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। इंटरनल एनर्जी होती है F/2 NR डेल्टा टी। वर्क डन हर केस में अलग अलग होता है। और जो अपन क्यू चार्ज दे रहे हैं NC डेल्टा टी, है ना। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में दे रहे हैं तो एनसीवी डेल्टा टी हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर में दे रहे हैं तो एनसीपी डेल्टा टी हो जा रहा है। तो सी इज मोलर हीट कैपेसिटी, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। पर मोल में अपन देखते हैं इसको, इसलिए मोलर है और वो स्पेसिफिक हीट है। क्लियर, दोनों में अंतर। अब वर्क डन अलग अलग आता है, जैसे अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन 0। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो नेट हीट 0, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो U 0, तो Q इज इक्वल टू वर्क डन होता है। और एडियाबैटिक में Q 0 होता है। और आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर में P डेल्टा V ये होता है, जिसको NR डेल्टा T लिख सकते हैं, और ये हो जाता है F/2 NR डेल्टा T। तो टोटल वर्क डन हो जाता है NR डेल्टा T F/2 + 1, NR डेल्टा T F/2 + 1, है ना। और इसी को अपन क्या बोलते थे, NC डेल्टा T। तो डेल्टा टी कट गया, N कट गया, तो C की ऐसी वैल्यू आ जाती थी CP की F/2 + 1 R, है ना। और CV की वैल्यू आती थी सिर्फ F/2 R। ये सारा पूरा रिवीजन, ये पूरा आपने इतना पढ़ा होगा, यस, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छे से थोड़ी लिखना है, लिखूं अच्छे से। हाँ ठीक है। तो जो ये रहता है कार्नोट इंजन, ये हाइपोथेटिकल इंजन है, आज तक ऐसा बनाया नहीं गया है। ठीक है, हाइपोथेटिकल है कि अगर सबसे ज्यादा दुनिया में अगर एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी तो इसकी होगी। ठीक है, बट ये भी हाइपोथेटिकल है, ऐसा भी नहीं बनाया गया, मतलब इतनी एफिशिएंसी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, यही तो बोलता है। क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, बस एंट्रोपी बढ़ रही है हमेशा यूनिवर्स की। रेंडमनेस, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना, केमिस्ट्री का टॉपिक है एंट्रोपी। AB और CD आर आइसोथर्मल, और BC एंड AD आर एडियाबैटिक। ठीक है, तो मान लो A और B में पूरे में टेम्परेचर है T1 और C और D में टोटल टेम्परेचर है T2, पूरा आइसोथर्मल है ना, तो सेम टेम्परेचर होगा पूरे में। फिर B से C में टेम्परेचर बढ़ा होगा लेकिन नेट हीट 0 होगी। B से C में हीट 0, A और D में हीट 0। यस, चलो तो अब कार्नोट से पहले एक बार वो साइकिल ही देख लेते हैं एक बार। मान लो इंजन है ये, इसमें क्या करना है अपन को, मान लो टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो। ठीक है, हाई टेम्परेचर से एनर्जी आई, मान लो Q1। ठीक है, उससे कुछ वर्क डन किया आपने और कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई Q2। यही होता है इंजन में। क्या होता है, पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है तो हीट मिलती है Q1। उस Q1 हीट से थोड़ा काम किया जाता है, पिस्टन को मूव किया जाता है और गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है, वर्क डन। लेकिन बहुत ज्यादा हीट वेस्ट भी होती है, कूलेंट होता है जो हीट को ले लेके इंजन से बाहर निकालते रहता है, इन्वायरमेंट में देता रहता है ना। तो बहुत सारी हीट, कूलेंट इसलिए ताकि वो इंजन को ठंडा करे। इंजन में बहुत सारी हीट वेस्ट हो रही है ना Q2, ये हीट इंजन को गर्म कर देती है, एकदम ज्यादा गर्म तो पिघल जाएगा, फिर वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए कूलेंट होता है। कूलेंट क्या करता है, उसको इंजन को ठंडा करता है, मतलब इंजन से हीट खींचते रहता है। जो एक्सटर्नल हीट है ना, जो वेस्टेज हीट है, उसको इंजन से खींच खींच के बाहर ऐसे फैला देता है, मतलब पूरा इन्वायरमेंट में चल जाए। ठीक है, तो कूलेंट अगर खत्म हो गया गाड़ी का तो इंजन बंद हो जाता है चालू होके, मतलब गर्म हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये Q2 हीट वेस्ट हो रही है, हमेशा वेस्ट होगी ही, आप कितना ही अच्छा इंजन बना लो।
यही न्यूटन का सेकंड लॉ बोल रहा है कि हीट वेस्ट होगी ही, ऐसा नहीं हो सकता कि Q1 इक्वल टू वर्क डन हो जाए, कुछ ना कुछ Q2 तो वेस्ट होगा ही। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो Q1 टोटल एनर्जी अंदर गई थी, वर्क डन प्लस Q2 में बाहर आई, है ना। तो वर्क डन कैन बी रिटन एज Q1 माइनस Q2, है ना। नो एफिशिएंसी, किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या क्या बोलते हैं, जो आउटपुट अपॉन इनपुट है, वो आउटपुट तो अपने लिए सिर्फ वर्क डन है, ये तो वेस्ट हो गई। तो वर्क डन अपॉन टोटल कितना एनर्जी देनी पड़ी, कितना पेट्रोल बर्न हुआ, उसमें से कितना गाड़ी चली, यही चाहिए ना अपन को, एफिशिएंसी चाहिए कि इंजन का एफिशिएंसी कितना अच्छा है। तो वर्क डन बाई Q1, तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1, वर्क डन की वैल्यू है ना Q1 माइनस Q2, तो आ गई वैल्यू 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज द, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, नहीं ये रियल है। कार्नोट इंजन इमेजिनरी है, कार्नोट साइकिल जो बनाया ना अपन ने, ये इमेजिनरी है। ऐसा तो होता ही है, इंजन में होता ही है, कुछ ना कुछ हीट वेस्ट होती है, ठीक है। तो अब ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ऐसे इंजन होता है, जैसे यहाँ पर 4 स्ट्रोक है ना, 1 2 3 4, वैसे कितने प्रोसेस से होते हुए जा रहा है उतना स्ट्रोक का इंजन बोला जाता है, अगर आपने सुना होगा तो। कभी जैसे कार वार में इंजन इंजन कभी बात करते हैं ना, तो जनरली आता है वैसे सुनने में, जैसे अगर आप जाओ कहीं वहाँ शोरूम वगैरह में, कितने स्ट्रोक इंजन के बारे में जब बात की जाए, तब कितने स्ट्रोक का इंजन है इस टाइप से, ठीक है। यही साइकिल कितने साइकिल में होते हुए, जैसे 4 साइकिल में होते हुए जा रहा है ना, एक आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक फिर एक आइसोथर्मल फिर एक एडियाबैटिक, तो ये 4 स्ट्रोक का, क्या पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा क्या है, इंजन का है वो, तो मैकेनिकल इंजीनियर लोग जानेंगे उस बात को, ठीक है। ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते कितने स्ट्रोक का अच्छा है, ये भी डिपेंड करता है ना कि कितना एफिशिएंट है हर एक साइकिल। जैसे दुनिया में सबसे एफिशिएंट साइकिल जो है वो ये है, वर्ल्ड्स बेस्ट, बट हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले गैस को सेम टेम्परेचर में बढ़ाया जाता है, वॉल्यूम एक्सपांड की जाती है गैस की, सच दैट टेम्परेचर सेम रहे, ठीक है। फिर उसको और एक्सपांड की जाती है एडियाबैटिकली, टेम्परेचर चेंज हो लेकिन नेट हीट ना अचानक से हीट बढ़ा दी जाए, है ना। जब भी कोई प्रोसेस का वॉल्यूम आप अचानक से चेंज, मान लो आप ए से बी जा रहे हो, बी से सी से डी से ए, तो ए से बी जा रहे हो वॉल्यूम बढ़ रही है, बी से सी जा रहे हो तब भी वॉल्यूम बढ़ रही है, दोनों में वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और बी से सी में एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक, ठीक है। तो नेट हीट जीरो, नेट हीट जीरो कब होगी, जब किसी प्रोसेस को आप एकदम सडनली कर लो तो हीट लेने का टाइम ही नहीं मिला, है ना। जैसे साउंड, साउंड इसमें लैप्लास करेक्शन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, अच्छा नहीं साउंड चैप्टर 11 नहीं पढ़ा है ना आपने अभी, 11th का, उसमें एक लैप्लास करेक्शन आता है, न्यूटन गलत था, न्यूटन ने जो साउंड का प्रोपोगेशन है ना उसकी इक्वेशन लिखी और उसकी स्पीड निकाली तो गलत आई, उसकी एक्चुअल स्पीड अपन को मालूम है 330 मीटर पर सेकंड होती है ना साउंड की, और जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया वो आइसोथर्मल प्रोसेस मान के दिया, है ना, कि जो साउंड का कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहा है ना एयर में, मैं बोल रहा हूं तभी यहाँ पर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहा है, तो उसने बोला जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बोला न्यूटन ने, और उसने उसके हिसाब से फॉर्मूला निकाला तो अंडर रूट RT बाई एम नॉट आएगा, नहीं गामा पी बाई नॉट जो भी फॉर्मूला आया, ठीक है, पी बाई रो ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर उनका जो स्टूडेंट था एक लैप्लास, उसने करेक्शन बोला, उसने बोला कि ये जो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बन रहे हैं इतना फास्ट बन रहे हैं कि हीट एक्सचेंज का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है एनवायरमेंट से, मैं यहां पर बोल रहा हूं तो एनवायरमेंट से वो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए, जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बने, इतने फास्ट एयर कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बन रहे हैं कि उनको हीट लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसने यहां पर एक गामा लगा दिया फॉर्मूला में, ठीक है। न्यूटन के फॉर्मूले में क्या कर दिया उसने, एक गामा लगा दिया, अब इसकी आंसर आने लग गई 330 के आसपास, जब न्यूटन कर रहा था तो 300 के आसपास आ रही थी, 330 मीटर पर सेकंड बहुत गड़बड़ हो गया था, 300 भी नहीं 270 के आसपास आ रही थी न्यूटन की वैल्यू, और आनी चाहिए थी 330,
एयर के लिए अपन को मालूम है, अपनी मैं अभी बोल रहा हूँ तो साउंड कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 330 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैप्लास करेक्शन, और ये भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक।